हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की। तो साथियों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं आज यानी कि 25 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के प्रश्नों की। तो साथियों, चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं अपनी श्रृंखला की। और प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। साथियों, चलिए बात करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसके द्वारा अग्नि थर्ड मिसाइल, कौन सी मिसाइल, अग्नि थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया गया। अग्नि थर्ड मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन ए है डीआरडीओ, आपका ऑप्शन बी है नासा, आपका ऑप्शन सी है इसरो, या आपका ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो साथियों, अभी रिसेंटली किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा अग्नि थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल का, अग्नि थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अग्नि थर्ड मिसाइल की, हम बात कर रहे हैं अग्नि थर्ड मिसाइल की। तो साथियों, अग्नि थर्ड मिसाइल का जो पूर्व में परीक्षण हुआ था, तो वो हुआ था 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। कब हुआ था साथियों, 2006 में, जो कि असफल रहा था, 2006 का इसका परीक्षण। ठीक है साथियों, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। हम बात करेंगे अब डीआरडीओ की, है ना, डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसकी गठन की बात करूं तो उसका गठन हुआ था 1958 में। इसका गठन कब हुआ था साथियों, 1958 में इसका गठन हुआ था, 1958 में इसका गठन हुआ था। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, किसकी, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की, तो डीआरडीओ का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली। कहां है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहां है डीआरडीओ का, नई दिल्ली। अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष की, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के.वी. कामत, एस.वी. कामत, सॉरी क्या है, एस.वी. कामत, समीर वी कामत। ठीक है, एस.वी. कामत हैं वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, एस.वी. कामत। ये कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष। ये कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है साथियों, डीआरडीओ के अध्यक्ष एस.वी. कामत। इसको डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां है, नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। डीआरडीओ का जो गठन हुआ था, गठन कब हुआ था साथियों, तो गठन हुआ था 1958 में। गठन कब हुआ था डीआरडीओ का, 1958 में। अग्नि थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है किसने, डीआरडीओ ने। और पूर्व में जो इसका असफल परीक्षण हुआ था अग्नि थर्ड का, सबसे पहली जो अग्नि थर्ड मिसाइल थी वो कब लॉन्च की गई थी, 2006 में, लेकिन वो परीक्षण असफल रहा था। चलिए हम बात करेंगे अब दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, कौन सा, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है। आपका ऑप्शन ए इंडोनेशिया और भारत के बीच, आपका ऑप्शन बी चीन और भारत के बीच, आपका ऑप्शन सी है अमेरिका और भारत के बीच, या आपका ऑप्शन डी है भारत और फ्रांस के मध्य। तो साथियों, जो अभी गरुड़ युद्ध अभ्यास हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया और भारत के मध्य। किसके मध्य, इंडोनेशिया और भारत के मध्य। कृपा ऑप्शन ए पर रुकी थी। कौन सा युद्ध अभ्यास, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। साथियों, थोड़ा सा युद्ध अभ्यास, जो अन्य युद्ध अभ्यास है उनके विषय में भी हम जानेंगे। हम बात कर रहे हैं गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास की, किसके मध्य हुआ है, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया के मध्य हुआ है गरुड़ शक्ति, इंडोनेशिया। ठीक है साथियों, इंडोनेशिया के मध्य हुआ है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। यह हुआ है जावा में। कहां पर हुआ है, स्थान, अगर हम बात करूं स्थान की तो स्थान है जावा। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है कौन सा, जावा। तो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन इंडिया और इंडोनेशिया के विशेष बलों के मध्य हुआ है। विशेष बलों के मध्य एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हुई है, दोनों देशों की विशेष बल कैसे कैसे संचालन कर रही हैं, अपने संचालन को और निखारने के लिए, अपने युद्ध संचालन को और निखारने के लिए
भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हुई है, एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसको नाम दिया गया है गरुड़ शक्ति। जिसको क्या नाम दिया गया साथियों? गरुड़ शक्ति। भारत इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति। ठीक है, कहां हुआ है? जावा में। जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। मैं बात करूं अगर अन्य एक्सरसाइज की, अदर एक्सरसाइज की, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले संप्रति की। यह है संप्रति, मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में। मैं बात कर रहा हूं संप्रति की। तो साथियों जो संप्रति एक्सरसाइज है, कौन सी संप्रति एक्सरसाइज हुई है? वो हुई है इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य। इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? संप्रति। मैं बात करूं मित्र शक्ति की, किसकी बात करूं मैं? अगर मित्र शक्ति की, तो साथियों मित्र शक्ति जो होता है वो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत के जस्ट दक्षिण में नीचे ही है श्रीलंका, तो ऑब्वियसली आपस में मित्र देश होंगे जब एकदम भारत से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके मध्य हो गया, भारत और श्रीलंका के मध्य हो गया मित्र शक्ति। मैं बात करूं मैत्री की, है ना, कौन सा एक्सरसाइज? मैत्री की। तो मैत्री जो युद्ध अभ्यास है वो होता है इंडिया और थाईलैंड के मध्य। वो किसके मध्य होता है? इंडिया और थाईलैंड के मध्य। अगर मैं बात करूं वज्र प्रहार की, कौन सा? वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये दोनों के दोनों भारत और यूएसए के मध्य होते हैं। ये है हमारा वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य कौन सा? वज्र प्रहार। और मैं बात करूं युद्ध अभ्यास की, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो किसके मध्य होती है साथियों? वो होती है भारत और अमेरिका के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम दो स्थलों को जैव विविधता स्थल घोषित किया है। ये दोनों स्थल कहां के हैं? कौन कौन से? अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। ये दोनों स्थल कहां के हैं? ये दोनों स्थल कहां के हैं? आपका ऑप्शन ए है केरल, आपका ऑप्शन बी है उड़ीसा, आपका ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या आपका ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो साथियों इन दोनों स्थलों को अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। और ये दोनों स्थल हैं कहां के? तमिलनाडु के। ये दोनों स्थल कहां के हैं? तमिलनाडु के। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम, अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। अगर मैं बात करूं इन दोनों स्थलों की, किसकी? इन दोनों स्थलों की, तो ये कहां के हैं? कहां के हैं साथियों? ये हैं तमिलनाडु के। ये दोनों स्थल हैं कहां के? तमिलनाडु के। ये दोनों स्थल कहां के हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु। इनको क्या घोषित किया गया है? इन दोनों साइटों को घोषित किया है जैव विविधता स्थल। कौन से? जैव विविधता स्थल। जैव विविधता स्थल, जैव विविधता स्थल दोनों को घोषित किया है भारत सरकार की ओर से। जैव विविधता स्थल घोषित किया है इन दोनों स्थलों को। बात कर रहे हैं हम जैव विविधता स्थल की। तो अब तक भारत के जो कुल जैव विविधता स्थल हैं बन गए हैं, है ना, भारत के कुल जैव विविधता स्थल बन गए हैं। तो भारत के अब तक जो कुल जैव विविधता स्थल बने हैं साथियों वो बने हैं कौन? कितने? 35। और मैं बात करूं तमिलनाडु की, बात करूं अगर मैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का ये पहला जैव विविधता स्थल है। तमिलनाडु का ये पहला जैव विविधता स्थल है। कौन सा? अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। साथियों जैव विविधता स्थल क्या होते हैं? जैव विविधता स्थल ऐसे होते हैं जहां पर कोई ना कोई प्राचीन या ऐतिहासिक चीजें मिले, है ना, प्राचीन काल की इस ऐसी चीजें मिले जो बहुत ही मतलब बहुत ही प्राचीन हो और उनसे उनकी वो अपने आप में कोई ना कोई विशेषता रखती हो। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे शैलाश्रय मिले हैं और जैनिज्म के बहुत सारे स्थल मिले हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां मिली हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां मिली हैं। किसकी प्रजातियां मिली हैं? पक्षियों की प्रजातियां मिली हैं। और यहाँ से बहुत पुरानी झीलें मिली हैं पांडव के शासनकाल की। बहुत
सारी क्या मिली हैं साथियों, झीलें मिली हैं पांड्यों के शासनकाल की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लगभग के 2000 साल पुरानी, लगभग के 2000 साल पुरानी महापाषाण कालीन स्थल मिले हैं यहाँ से। महापाषाण कालीन बहुत सारी स्थलें, बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं यहाँ से। महापाषाण कालीन बहुत सारी क्या मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं। कहां से, यहां से आरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम से, आरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम से महापाषाण कालीन बहुत सारी क्या वस्तुएं हो गई, इमारतें हो गई, और बहुत सारी झील, पक्षियों की लगभग के 250 से ज्यादा प्रजातियां मिली हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हो गया है। तो इसलिए भारत सरकार ने इसका संरक्षण करने के लिए, भारत सरकार ने इसका संरक्षण करने के लिए इसको जैव विविधता साइट, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी साइट, जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया है। और अब तक कुल जैव विविधता स्थल भारत के कितने हैं साथियों, 35। अब तक कुल जैव विविधता स्थल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अब तक कुल जैव विविधता स्थल कितने हैं, 35, और ये तमिलनाडु का पहला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में अब तक कुल जैव विविधता स्थल कितने हैं, वो है साथियों 35। कितने हैं, 35। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में RH-200, कौन सा, RH-200 एक रॉकेट है, वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन ए है DRDO, आपका ऑप्शन बी है नासा, आपका ऑप्शन सी है स्पेसएक्स, या आपका ऑप्शन है डी इसरो। तो साथियों जो RH-200 रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। किसको, इसरो के द्वारा। देखो भाई, इसरो का जो मेरा नाता है वो बहुत पुराना जुड़ा हुआ है, बचपन से इसरो का नाता मुझसे जुड़ा हुआ है ना। जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो और बच्चे जो थे वो उसरो में बैठते थे और मैं इसरो में बैठता था, और बच्चे उसरो में बैठते थे और मैं इसरो में बैठता था। तो मेरा बचपन से इसरो से नाता जुड़ा हुआ है। डजंट मैटर, छोड़िए इस चीज को। RH-200 रॉकेट की बात कर रहे हैं हम, रोहिणी 200 रॉकेट की बात कर रहे हैं। किसने लॉन्च किया है? वो इसरो ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया साथियों? इसरो ने लॉन्च किया है। ये इसरो है ना। और ये कौन सा रॉकेट है? RH-200, यानी कि रोहिणी 200, रोहिणी 200 रॉकेट, रोहिणी 200 रॉकेट है। ये एक साउंडिंग रॉकेट है। कैसा रॉकेट है ये? साउंडिंग रॉकेट है। एक कैसा रॉकेट है? साउंडिंग रॉकेट है। साउंडिंग रॉकेट कौन सा? रोहिणी 200। कौन सा रॉकेट है? रोहिणी 200। क्या करता है? वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों की जांच करता है। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों की जांच करता है। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों की जांच करने के लिए लॉन्च किया जाता है। कौन सा? ये RH-200 रॉकेट, RH-200 रॉकेट, रोहिणी 200 रॉकेट। किसकी बात कर रहे हैं हम? साउंडिंग रॉकेट है। कौन सा? रोहिणी 200। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों की जांच के लिए लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर इसरो के मैं गठन की बात करूं साथियों, किसकी बात करूं? गठन की, तो हम पढ़ेंगे भी इसरो का गठन कब हुआ, इसरो का जो मुख्यालय है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेडक्वार्टर, वो कहां पर है, और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, हम तीनों को जानेंगे, तीनों को हम जानेंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम बात करेंगे इसरो के गठन की। तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसरो का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं इसरो का मुख्यालय, तो इसरो का मुख्यालय साथियों बंगलोर में है ना, बंगलुरु या बंगलुरु, बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय। इसरो का मुख्यालय कहां साथियों? बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय। अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। इसरो ने लॉन्च किया कौन सा रॉकेट? रोहिणी 200 रॉकेट। रोहिणी 200 रॉकेट एक साउंडिंग रॉकेट है जो वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों की जांच के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
हाल ही में सरस आजीविका मेले का आयोजन कहां किया गया? आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है असम, या आपका ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों, सरस आजीविका मेले का जो आयोजन किया गया है हाल ही में, वो किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानेंगे सरस आजीविका मेले के विषय में, है ना। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से लॉन्च किया गया है। किसको? सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से क्या लॉन्च किया गया है? सरस आजीविका मेला। कौन सा? सरस आजीविका मेला। बात कर रहे हैं किसकी? सरस आजीविका मेले की। सरस आजीविका मेला कहां? नई दिल्ली। सरस आजीविका मेला। कुछ दिक्कत हो रही है बोर्ड में, उस चीज को आप इग्नोर करिए। सरस आजीविका मेला, है ना, ये है सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं, है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, वो हैं गिरिराज सिंह। वो कौन है? गिरिराज सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की बात हो रही है। तो साथियों, वो कौन है? गिरिराज सिंह। वो कौन है? गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। कौन है? गिरिराज सिंह। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है गिरिराज सिंह। थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, कोई नहीं। गिरिराज सिंह द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? सरस आजीविका मेला। गिरिराज सिंह, सरस आजीविका मेला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से। मेले में साथियों SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं हैं, उनके द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ, उनके द्वारा निर्मित कुछ हस्तशिल्प पदार्थ, तो उनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा उत्पादित कुछ पदार्थ, प्रोडक्ट, हस्तशिल्प, इन सब की प्रदर्शनी लगाई जा रही है इस सरस आजीविका मेले में। किसकी ओर से? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से किस ड्राइवर ने संन्यास ले लिया है? किसकी बात कर हम? फॉर्मूला 1 रेसिंग। आप जानते होंगे साथियों फॉर्मूला 1 रेसिंग कौन सी होती है। मैं कई बार पीछे दिखा भी चुका हूं, जो छोटी सी कार होती है, F1 कार होती है, वो रेसिंग कार होती है। तो किस ड्राइवर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? ये चारों ऑप्शन जो है, ये चारों F1 रेसिंग कार ड्राइवर हैं, F1 रेसिंग कार ड्राइवर हैं। तो किसने संन्यास लिया है? आपका ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, एंड द सेकंड वन ऑप्शन इज सेबेस्टियन वेटल। आपका बी ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल। आपका सी ऑप्शन है एम वर्स्टापेन, सी ऑप्शन है एम वर्स्टापेन, या आपका ऑप्शन डी है जी रसेल। तो साथियों अभी हाल ही में सेबेस्टियन वेटल ने फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? सेबेस्टियन वेटल ने। किसने? सेबेस्टियन वेटल ने। ये है सेबेस्टियन वेटल। कौन है ये? सेबेस्टियन वेटल, है ना। इन्होंने क्या है ये? F1 जो कार रेसिंग होती है, F1 कार रेसिंग, F1 कार रेसिंग या रेसिंग कार मान लो, है ना, RACING रेसिंग कार, इसके ड्राइवर हैं। क्या है? ड्राइवर। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है कि अब से मैं कार रेसिंग में प्रतिभाग नहीं करूंगा। कौन है? सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल। अगर साथियों मैं बात करूं F1 कार रेसिंग की, तो रिसेंटली अभी भारत में पहली बार स्ट्रीट कार रेसिंग का आयोजन किया जाएगा फरवरी 2023 में। किसका? स्ट्रीट कार रेसिंग का। तो F1 की, F1 स्ट्रीट कार रेसिंग, F1 स्ट्रीट कार रेसिंग, F1 स्ट्रीट कार रेसिंग का आयोजन कहां किया जाएगा? F1 स्ट्रीट कार रेसिंग का आयोजन कहां किया जाएगा? तो साथियों यह आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। कहां किया जाएगा साथियों? हैदराबाद में। कहां किया जाएगा इसका आयोजन? हैदराबाद में, फरवरी 2023 में हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि भारत में पहली बार F1 स्ट्रीट कार रेसिंग का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? हैदराबाद में, फरवरी 2023
2023 में। चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अनवर इब्राहिम कहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कौन? हाल ही में अनवर इब्राहिम कहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान, आपका ऑप्शन बी श्रीलंका, आपका ऑप्शन सी है ताइवान, या आपका ऑप्शन डी है मलेशिया। तो साथियों अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कहां के प्रधानमंत्री? मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन? अनवर इब्राहिम। कौन? अनवर इब्राहिम। ठीक है साथियों, थोड़ा सा जानेंगे किसके विषय में? मलेशिया देश के विषय में और अनवर इब्राहिम के विषय में। अनवर इब्राहिम कहां के पीएम नियुक्त हुए हैं? मलेशिया के। ठीक है, कहां के पीएम नियुक्त हुए हैं? मलेशिया के। ये जो छोटा सा देश है ये कौन सा है? मलेशिया। ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है साथियों, ये हमारा प्यारा भारत। तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम एक देश है मलेशिया। एशिया महाद्वीप का एक दक्षिणी देश है मलेशिया, जिसके पीएम नियुक्त हुए हैं अनवर इब्राहिम। एशिया महाद्वीप किसकी बात कर रहे हैं हम? एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम। एशिया महाद्वीप की बात करें, इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो साथ ही इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। इसकी कैपिटल है क्या? कुआलालंपुर। एशिया महाद्वीप की कुआलालंपुर, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है ना। इसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और इसकी अगर मैं बात करूं इसकी करेंसी की तो ये है मलेशिया की। जो एशिया महाद्वीप की बात नहीं हो रही, ये मलेशिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही साथियों? मलेशिया की। हम किसकी बात कर रहे हैं? मलेशिया की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देश की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देश मलेशिया की बात कर रहे हैं। तो मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया की करेंसी की बात करूं मैं, मलेशिया की करेंसी की बात करूं तो वो है मलेशियन डॉलर। मलेशियन डॉलर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन डॉलर। मलेशियन डॉलर किसकी करेंसी है? ये है मलेशिया की। मलेशियन डॉलर किसकी करेंसी है? मलेशिया की करेंसी है मलेशियन डॉलर। ठीक है, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? आपका ऑप्शन ए है सुनीता नारायण सिंह को, आपका ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह को, आपका ऑप्शन सी है डॉक्टर विश्वेश्वर पाठक को, या आपका ऑप्शन डी है पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो साथियों जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है, जिसको यूनेप बोलते हैं, यूनेप है ना, तो उसके द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को थोड़ा सा जानेंगे पूर्णिमा देवी बर्मन के विषय में। ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन? पूर्णिमा देवी बर्मन। नीचे मैंने नाम लिख दिया है पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको मिला है यूएनएफ की तरफ से सर्वोच्च पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है साथियों, ये रही पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको दिया गया है यूनेप की तरफ से। किसकी तरफ से? यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनेप की तरफ से यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट प्रोग्राम तो प्रतिवर्ष यूनेप एक प्रोग्राम आयोजित करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम आयोजित करता है और पर्यावरण या एनवायरमेंट के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। क्या करता है? सम्मानित करता है। तो इनको यूनेप ने क्या दिया है? सर्वोच्च पुरस्कार। यानी कि अगर इंग्लिश की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं तो साथियों इनको बनाया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ यूनेप की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च विशिष्ट पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में। सर्वोच्च विशिष्ट पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो यूएन की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये कहां से आती है साथियों? ये आती है असम से। कहां से आती है? ये असम से संबंध रखती है साथियों। ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट यानी कि जो जंगली जीव जाति है
है ना, उनको संरक्षण, उनके प्रति ज्यादा लगाव इनको है ना। तो ये वाइल्ड लाइफ, जंगली जातियों के प्रति, जंगली जीवों के प्रति लगाव संबंध रखने वाली पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो साथियों, इसी के साथ हमारी आज की श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे। और आने वाली 1 दिसंबर से इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा, जिससे कि आप एक बार सुबह में वीडियो देख लीजिए और शाम को अगर रिवीजन करना है तो पीडीएफ के माध्यम से जो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस पर एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वो भी आपको पीडीएफ में मिला करेगा। ठीक है साथियों, इसके साथ आज की प्रश्न को समाप्त करते हैं। नमस्कार, सादर अभिवादन।